वैदिकी पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके झटके हैं बस, और कुछ नहीं। आज ही मैं अपने नाम के साथ भिसगाचार्य बढ़ा लूँगा। कौन पूछने आता है कि तुम भिसगाचार्य हो या नहीं? किसको गरज पड़ी है कि वह मेरी परीक्षा लेता फिरे? एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूँगा, उस पर लिखा होगा यहाँ स्त्री पुरुषों के गुप्त रोगों का इलाज होता है। दो चार पैसे का हरण, बहेड़ा, आंवला कूट छान कर रख लूँगा। बस इस काम के लिए इतना सामान्य पर्याप्त है। समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दूंगा, देश दुनिया में प्रचार प्रसार कर दूंगा, और देखो कि मेरे वैद्यकी की दुकान कैसे चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है प्रेमचंद की व्यंग कथाएं, जिसका संपादन पल्लव ने किया है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत के ऐसे नक्षत्र हैं जिनके इर्द गिर्द आज भी साहित्य घूमता है। उनकी रचनाएं 100 साल से अधिक समय से प्रासंगिक हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगी। भारतीय समाज का जिस तरह का चित्रण उन्होंने किया वह आज भी साहित्यकारों के लिए, शोधार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जिज्ञासा का कारण है। उनकी रचनाओं में व्यंग कहाँ है और व्यंग कथाएं उनकी किस तरह की हैं, डॉक्टर पल्लव ने बड़े श्रम से ऐसी 15 कहानियों का संकलन इस पुस्तक में किया है। प्रेमचंद जी की जयंती सप्ताह मना रहा है साहित्य तक, इसलिए मैं हर दिन 31 जुलाई तक आपके समक्ष प्रेमचंद की कहानियों से जुड़ी, उनके जीवन से जुड़ी पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। इस पुस्तक में जिन कहानियों को शामिल किया है डॉक्टर पल्लव ने अपनी भूमिका के साथ, वे कहानियाँ दरअसल अलग अलग वितान लिए हुए हैं, लेकिन व्यंग होते हुए भी वे समाज पर तीखा कटाक्ष करती हैं। प्रेमचंद समाज के अंधविश्वासों, कुरीतियों, बुराइयों के विरुद्ध हमेशा लिखते रहे। न्याय और मनुष्य की गरिमा उनके यहाँ महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित होती रही। जो 15 कहानियाँ शामिल हैं, मैं पहले उनका नाम बता दूं, फिर उनके बारे में बताऊंगा, कुछ एक आध कहानी का सारांश पढ़ूंगा। मोटे राम जी शास्त्री, पंडित मोटे राम की डायरी, गुरुमंत्र, निमंत्रण, मनुष्य का परम धर्म, सत्याग्रह, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, दुराशा, बाबा जी का भोग, रसिक संपादक, विनोद, शादी की वजह, स्वांग, बोहनी और दो बैलों की कथा। प्रेमचंद इस व्यंग्य के माध्यम से पंडा और पुरोहितवाद का तीखा प्रतिरोध करते हैं। उनकी 1908 से 1915 तक लगभग 40 कहानियाँ उर्दू में प्रकाशित हुई थी। शुरुआत प्रेमचंद की उर्दू में लिखने से हुई। 3 संकलन इसके प्रकाशित हुए। सोजे वतन 1908 में, प्रेम पचीसी भाग 1 1914 में और प्रेम पचीसी भाग 2 1918 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन की कहानियाँ जहाँ राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई थी, जिसमें देश प्रेम और बलिदान का भाव प्राधान्य था, वहीं हिंदी में पहली जो कहानी थी वह दिसंबर 1915 में सौत के नाम से प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनकी विविधता जो है उनके निधन जो 1936 में हुआ वहां तक दिखाई पड़ती है। सरल हास्य में बड़ी से बड़ी बात कह देना प्रेमचंद की खासियत रही। मैंने जिस वक्तव्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की वह मोटे राम जी शास्त्री की प्रसिद्ध कहानी में जो लोभी प्रवृत्ति और प्रकृति की बात है उसका उल्लेख करते हैं कि मोटे राम जी शास्त्री
पर वैद्य बन के जब धन कमाने का भूत सवार हुआ तो उन्होंने किस तरह से यह काम किया। अपनी भूमिका में पल्लव लिखते हैं कि दरअसल एक सजग लेखक का यह दायित्व है कि वह झूठ का पर्दाफाश करे, और प्रेमचंद सत्य की इस राह में सबसे अग्रणी कथाकार है। यहाँ तक कि पंडिताइन के वक्तव्य से प्रेमचंद इस लोभी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाते हैं और पंडिताइन उनको कहती है कि तुम जो नहीं हो वह क्यों दिखना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, तुम्हारी धूर्तता फलीभूत होती है, इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो। दरअसल इस तरह के मोटे राम जो पात्र है यह प्रेमचंद की कहानियों में बहुत जगहों पर आता है। एक जगह दो पंडितों के बीच तकरार होती है और वे पंडित अपनी श्रेष्ठता की दुहाई किस तरह से देते हैं, इसका भी उल्लेख है। बाबा जी का भोग कहानी जो है वह इस बात का उल्लेख करती है कि जो सामान्य घरों में स्त्रियां हैं उनके जीवन यापन में भले ही कुछ हासिल ना हो सके, लेकिन बाबा जी को अवश्य चाहिए। यहाँ पे है रामधन अहिर है, जिसके द्वार पर एक साधु आकर बोलता है कि बच्चा तेरा कल्याण होगा, इस साधु पर कुछ श्रद्धा कर दे और साधु को कुछ दे दे। जो स्त्री बर्तन मांज रही थी वह समझ नहीं पाती है कि आखिर मैं कहाँ से इसको दूँ। यहाँ पे एक जो बड़ी भूमिका लिखी है प्रेमचंद, उस परिवार की गरीबी की स्थिति कर रहे हैं कि किस तरह से खेती का आधा पैसा जो है वह महाजन ले जाता है, आधा जो है जमींदार के प्यादे ले जाते हैं, जो कुछ बचता है वो बैल का व्यापारी ले जाता है। बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जो है, चैत का महीना निकल गया है, अगले महीने के लिए खाने के लिए नहीं है, और उसी दौरान द्वार पर एक साधु आ जाता है। भारत की जो परंपरा है, भारत के जो गांव हैं उसमें साधुओं का किस तरह से आदर रहा है, उस जमाने में, जिस जमाने में यह कहानी लिखी गई थी, कि वह जो रामधन है वह कहता है अपनी पत्नी को कि कुछ भी दे दे। वो कहती है घर में कुछ भी नहीं है, कहाँ से दे दूँ। वो कहता है कि भाई कुछ भी करो। अंत में कहता है कि देवता के लिए जो रखी हो गौआ निकाल के वही दे दो। क्यों? क्योंकि देवता की पूजा कहाँ होती है। वो कहती है कहाँ से होगी, तो वो कहता है कि देवता मांगने तो नहीं आते ना, व्यवस्था हो जाएगी तो पूजा कर लेंगे। अभी द्वार पर जो साधु आया है उसके लिए दे दो। और साधु जो है वो कहता है बेटा यहीं मैं रमूंगा। आटा वो दे देता है। साधु जो है अपना उपला लगाता है और कहता है कि बेटा केवल आटे से कैसे खाऊंगा, कुछ दाल दे दो। ये दाल किसी तरह से व्यवस्था करता है। तो साधु कहता है कि भगवान के भोग के लिए बेटा कौड़ी भर घी भी चाहिए। जिस आदमी के पास बमुश्किल आटा, देवता का आटा निकाला जाता है, वह बड़ी मुश्किल से दाल होती है, उसके घर में घी कहाँ होगा। पत्नी मना करती है। वो कहता है जा बच्चा भंडारे की मालकिन से बोलो, बड़ी उदार है, वो दे देगी। अंत में वो रामधन जो है पत्नी से कहता है, पत्नी कहती है कि अब जब इतना कुछ किया है तो जो घर में थोड़ी सी बची दाल है वो बनियों को ले जाकर दे दो और उससे थोड़ा सा घी लाकर पंडित को दे दो। पंडित घी लेता है, ठाकुर जी को पिंडी निकालता है, खाना खाता है, वहीं सोता है, अपना पेट सहलाने लगता है। और रामधन सोचता है कि हम मेहनत कद से अच्छे तो यह ब्राह्मण भी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यंग, किस तरह का कटाक्ष जो है प्रेमचंद के यहाँ मिलता है। एक और कहानी का सारांश बताऊं, शादी की वजह। एक बड़ी रोचक कहानी है। शादी की ये वजहें आज भी लोग इस तरह की वजह बता सकते हैं। प्रेमचंद लिखते हैं कि आखिर लोग शादी क्यों करते हैं, यह सवाल बहुत टेढ़ा है। औरत और मर्द को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, लेकिन शादी की असली वजह यह नहीं है। शादी सभ्य जीवन के लिए एक रस्म सी हो गई है। लेकिन आम तौर पर अगर किसी शादीशुदा से ये सवाल पूछो कि भाई तुमने शादी क्यों की, तो उत्तर जो है वह इस तरह का मिलेगा। कोई कहेगा कि मेरी शादी तो बहुत बचपन में हो गई और इसकी जिम्मेदारी मेरे माँ बाप पर है। कोई कहेगा मैं बहुत स्मार्ट था, मेरे पर तो लड़कियां मर रही थी इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। कोई कहेगा कि एक मुंशी साहब हमारे पड़ोस में रहते थे जिनकी एक ही लड़की थी, उनकी सहानुभूति के चलते मैंने उनसे शादी कर ली।
कोई कहेगा कि मुझे उत्तराधिकारी के लिए किसी लड़के की ज़रूरत थी, संतान की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। कोई लड़का पैदा करने के चक्कर में 7-7 लड़कियां पैदा कर लेता है, लड़के का पता नहीं होता, फिर भी वो दूसरी शादी करने के लिए चक्कर में पड़ जाता है। कोई कहता है कि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिलेगा, इसलिए शादी कर ली मैंने। और उसके बाद कुल 36 उद्धरण प्रेमचंद ने दिया है कि शादी करने के क्या कारण हैं। एक कह रहा है कि मैं हमेशा खामोश रहा हूँ, कम बोलने वाला रहा हूँ, इसलिए जब शादी की बात आई तो मैं इनकार नहीं कर सका। एक कहता है मैंने पैसे वाले चाचा की अवज्ञा नहीं की। एक ने कहा कि मैंने शादी नहीं की, एक आफत मोल ले ली, लेकिन इसमें मैं करता क्या। एक ने कहा केवल संयोग से मेरा विवाह हो गया। तो इस तरह का व्यंग है। प्रेमचंद की कहानियाँ न केवल आपको जागृत और जागरूक करती हैं, बल्कि थोड़ा संवेदनशील बनाती हैं, मनुष्य बनाती हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि विकास तरक्की की बयार के बावजूद गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें परिवर्तन की जो गति होनी चाहिए वह उस रूप में नहीं हुई है। इसलिए जो प्रेमचंद के पात्र हैं वह कहीं न कहीं गांव गिरांव आस-पास दिख जाते हैं। हालांकि बहुत सारा सुधार हुआ है, सामाजिक बदलाव हुआ है, महानगरों में भी लोगों की सोच बदली है, गांव में भी लोग बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव की जो प्रकृति है वह बहुत तेज होनी चाहिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि कहानी फुर्सत की चीज़ है, काम धाम से छुट्टी पाकर सुनने की चीज़ है, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में फुर्सत का यह भाव मिलता है। वो लच्छेदार जबान में स्वाभाविक गति से उन स्थितियों का उल्लेख कर देते हैं, व्यंग और उपमाएं ऐसी रख देते हैं कि उनके हास्य न केवल पाठकों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, बल्कि जागरूक भी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है। कहानियाँ हैं 15। कल मैं फिर प्रेमचंद की किसी ऐसी ही कृति के साथ मिलूँगा। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में जो स्थान रखते हैं, मैं समझता हूँ कि साहित्य तक 31 जुलाई तक उनकी याद को इस रूप में आपके सामने लाता रहेगा। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।